दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं वो मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, जब दो या दो से अधिक लोग कहीं होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। और इसका कारण ये है कि दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। तो जब दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं तो वो संभवतः एक ही बात पे एक जैसे तरीके से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड, उनकी मान्यताएं, उनकी अपब्रिंगिंग, सब चीज़ अलग अलग होती है। तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। इसको हम कहते हैं मतभेद। दो चीज़ें होती हैं, एक मनभेद होता है और एक मतभेद होता है। मनभेद हम उसको कहते हैं जब हम किसी से दोस्त या दुश्मनी बनाते हैं। दुश्मनी बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं मनभेद, मन में अंतर आ गया है। पर मतभेद अगर है तो केवल हमारा ओपिनियन में अंतर है, हमें और उसमें कोई दुश्मनी नहीं है। हम दो अलग अलग मतों के लोग हैं और हम अपनी बात करके उसका हल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग मतभेद का हल निकालने में अच्छे होते हैं, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट कर पाते हैं, वो टीम मेंबर होते हैं। परिवार में या टीम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। देखिए, जब टीम बनती है तो उसके 4 साइकोलॉजिकल चरण होते हैं। पहला चरण है फॉर्मिंग। जब दो या दो से अधिक लोग आके एक साथ जुड़ते हैं, जैसे आपकी किसी से शादी होती है तो ये आपकी टीम का फॉर्मिंग है। दोनों लोग मिलके परिवार चलाना चाह रहे हैं तो ये संयुक्त टीम बनी है, फॉर्मिंग है। दूसरी स्टेज होती है स्टॉर्मिंग। जैसे ही टीम बनेगी तो मतभेद क्रिएट होगा। मतभेद जब बनते हैं तो झगड़ा होता है। आप देखते हैं कि सभी लवर्स में या हस्बैंड वाइफ में या फैमिली में झगड़े होते हैं, और इसका मुख्य कारण ये है कि उनमें किसी भी बात को लेके या किसी मुद्दे को लेके मतभेद है। तीसरी स्थिति होती है नॉर्मिंग, जहाँ दोनों लोग अपने पैरामीटर्स को थोड़ा थोड़ा नीचे लाते हैं और फिर वो एक साथ रहना शुरू करते हैं। हस्बैंड सोचता है अब इसी लड़की के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बिताना है, लड़की सोचती है अब इसी लड़के के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बिताना है। या एक टीम मेंबर दूसरा टीम मेंबर अपने पैरामीटर्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो नॉर्मिंग की स्थिति बनती है। और जब नॉर्मिंग की स्थिति बनती है तभी परफॉर्मिंग होता है और टीम अच्छा काम करती है, परिवार आगे चलता है। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपसे शुरू से कहा कि ये चारों साइकोलॉजिकल स्टेजेस हैं। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने दिन में फॉर्मिंग होगा, कब तक स्टॉर्मिंग होगा, कब नॉर्मिंग होगा और कब परफॉर्मिंग होगा। ये टीम मेंबर्स के ऊपर है, या जो टीम लीडर है या जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर रहा है उसके ऊपर है कि वो कितनी कुशलता से इन चीज़ों को हैंडल करता है। कई लोग बहुत जल्दी फॉर्मिंग के बाद नॉर्मिंग की स्थिति में आ जाते हैं, और कई हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जो 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल तक लड़ते रहते हैं, उनमें कभी भी उनके मतभेद दूर नहीं होते हैं। इसी तरह कुछ टीम मेंबर होते हैं जो हमेशा ही लड़ने को तैयार रहते हैं। तो ये हमें साइकोलॉजी समझना चाहिए, लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो टीम में काम करते हैं वो अलग अलग परिवारों से आए हैं, उनकी परवरिश अलग तरीके से हुई है, उनका धर्म अलग हो सकता है, उनका क्षेत्र अलग हो सकता है, खान पान के तरीके, पहनावा, ये सब अलग होने से भी बहुत सारी चीज़ों पे असर डालता है, और उनका जो माइंड का डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग हो सकता है। इसीलिए वो अलग अलग शब्दों के, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि किस भाषा में उसका क्या शब्द का अर्थ निकाला जा रहा है, क्योंकि किसी भी शब्द के 3 अर्थ होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं उनके साथ जल्दी कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसी तरह जो रिलेशंस होते हैं, जो जीवित मनुष्यों के रिलेशन होते हैं वो मैकेनिकल नहीं हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल रिलेशन में हमेशा चेंजेस होते हैं। तो चेंज को हमें एक्सेप्ट अगर हम तेज़ी से करते हैं और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को हम तेज़ी से
समझने की कोशिश करते हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए क्या क्या स्किल आपके अंदर होना चाहिए? पहली चीज़ है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करना, उदाहरण देना, ह्यूमरस होना, ये सब चीज़ें आना चाहिए जिससे आप सिचुएशन को ठीक कर सकें और आप अपनी बात या दूसरों की बात एक दूसरे को समझा सकें। दूसरा है इफ़ेक्टिव लिसनिंग। जब तक आप बहुत अच्छे तरीके से सम्यक श्रवण की टेक्निक नहीं जानते हैं तो आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप उसको समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। तो ये होना चाहिए। फिर हमें एम्पैथी रखना चाहिए। एम्पैथी सिंपैथी नहीं है। देखिए, सिंपैथी जब किसी के साथ बुरा होता है तो हम उसको संवेदना व्यक्त करते हैं, पर एम्पैथी में हम उसकी भावनाओं को समझते हैं, हम उसको अच्छा बुरा नहीं कहते हैं। तो एम्पैथी को हमें समझना चाहिए और एम्पैथी को हमें डेवलप करना चाहिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, कोई भी समस्या जो होती है उसका, जैसे बुद्ध ने कहा है कि कोई भी समस्या है तो उसका दूसरा ये है कि उसका कारण है। बिना कारण के कोई समस्या नहीं होती है। अगर कारण आप समझ लेते हैं तो उसका निदान है, उसका हल है, उसको कारण को समाप्त किया जा सकता है। और चौथी स्थिति जो है वो समस्या रहित अवस्था हो सकती है, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों बनी है, उसका कारण क्या है, कॉज क्या है, उसको अगर आप ठीक से समझते हैं तो आप उसका निदान भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये कौन लोग कर सकते हैं? जो पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं। जो नेगेटिव एटीट्यूड के हैं वो ये सब चीज़ें कभी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि वर्क प्लेस पे क्यों झगड़े हो रहे हैं, किस बात को लेके झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे का व्यू पॉइंट क्या है, उनमें रिसोर्सेज को लेके, उनके गोल्स को लेके, उनके प्रमोशन को लेके, उनके करियर को लेके, वर्कलोड को लेके किस तरह की बातें हैं। या कई बार फेवरिज्म होता है, कोई लोग बॉस के बहुत करीब आ जाते हैं, दूसरे लोग निगलेक्टेड फील करते हैं। तो क्या इस तरह की सिचुएशन है? तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हैं और आप कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से निपटा सकते हैं। जो नए लोग हैं और अभी कैरियर में जा रहे हैं, उन्हें अपनी सीवी में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल को ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल स्किल है और ये सामान्यतः सबके पास नहीं होती है। जिसमें लीडरशिप की स्किल होती है वही कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का काम भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी स्किल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इनको प्रैक्टिस के सहारे ही डेवलप किया जा सकता है। और इसीलिए ईफसल ट्रेनिंग सेंटर कर्मा सेतु पर आपको इन स्किल्स के 3 एस्पेक्ट बताए जाते हैं हर स्किल का, कि उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, उसका रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है और उसका मैनेजरियल एस्पेक्ट क्या है। तो अगर आप तीनों चीज़ें समझते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा, IQ, EQ और RQ तीनों को आप बैलेंस करके अपने करियर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो जो लोग अपनी सॉफ्ट स्किल को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने करियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उनको ईफसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु से संपर्क करना चाहिए ताकि वो उनकी मदद लेके आगे बढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।